पिछले एपिसोड में तांग और तांगशाओ ने फ्लेमेंस को उनकी नानी याद दिला दी थी। इसके बाद हम तियांद आर्मी कैंप के अंदर तांगसन को देखते हैं जो जू बैंग अपने फादर और अंकल से हाशिन आइलैंड जाकर सी गॉड के बचे हुए टेस्ट को पूरा करने की परमिशन मांगता है। जू बैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार लेवल 100 में पहुंचने वाली बात सुनी थी। तांगसन कहता है इस सिचुएशन से डील करने का यही एक तरीका है। जो बैंग तांगसन से पूछता है क्या सच में इस दुनिया में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, एक गॉड कितना पावरफुल होता है। तांगसन बताता है बहुत लंबे समय से यहाँ पर कोई गॉड अपीयर नहीं हुआ है। लेवल 100 में पहुँचने के बाद स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं लेवल 100 को पार करने के बाद गॉड बन जाता हूँ तो हम आसानी से जालिंग पास तोड़कर मार्शल एम्पायर पर अटैक कर सकते हैं। जू बैंग बहुत खुश होता है। वह तांग से पूछता है आपको गॉड बनने में कितना समय लग सकता है। तांग से बताता है वह 70% श्योर है कि वह 1 महीने में अपने टेस्ट ख़त्म कर लेगा, वरना 3 महीने में तो वह पूरा कर ही लेगा। जू बैंग तांगसन की हर संभव मदद करने का आश्वासन देता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि अगर तांगसन यहाँ से चला गया तो उनके लिए मार्शल एम्पायर से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तांग शाओ जू बैंग को चिंता ना करने कहता है उनकी क्लैन सभी को प्रोटेक्ट करेगी। जू बैंग खुश होता है। तांगसन कहता है यह मैटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। अगर मास्टर एम्पायर को मेरी गैर मौजूदगी का पता चला तो वे इस तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो बैंग तांगसन को आश्वासन देता है, जिसके बाद तांगसन अपने फादर और अंकल के साथ ग्रैंड मास्टर के पास चला जाता है। आर्लोंग और बीबीडोंग तांगसन को देख बहुत खुश होते हैं। डिन और गेमिंग भी वहीं पर थे। आर्लोंग कहती है तांगसन तुम्हारे दिए हब की वजह से ग्रैंड मास्टर तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। तांगसन ग्रैंड मास्टर से उनका हाल पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर खुद को ठीक बताते हैं। बीबीडोंग, आर्लोंग, डिन और गेमिंग वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर तांगसन को अपने फादर और अंकल के साथ बैठने कहते हैं। तांग और ग्रैंड मास्टर को शाय ना होने कहता है। वे कहते हैं आप हमारे वेलकम की चिंता मत कीजिए, आप अभी बीमार हैं, इसलिए आप पहले जल्दी से खुद को रिकवर कीजिए। आपने बचपन से मेरे बेटे को गाइड किया है और आज जो भी है उसका श्रेय आपको जाता है। ग्रैंड मास्टर तांग से पूछते हैं क्या तुम सच में सीगॉट के टेस्ट पूरे करना चाहते हो। तांग कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वजह मार्शल एम्पायर नहीं है, लेकिन मुझे सीगोर के 9 टेस्ट पूरे करने ही होंगे। तांग हाउ कहता है लेवल 100 को पार करके गॉड बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर तांग चैन, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, उन्हें भी सालों तक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। जेलिंग पास सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी जेलिंग पास की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा। तभी तांगशो कहते हैं आखिर ग्रैंड मास्टर ने ऐसा कब कहा। तांगशो की बात सुनकर सभी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। तांगसन तांगहाओ को चिंता ना करने कहता है वह हाशिन आइलैंड जाने से पहले अपने हैमर मास्टर सोल में स्पिरिट रिंग्स ऐड करेगा। वह सी गॉड लाइट की हेल्प से आसानी से स्पिरिट रिंग ऑब्टेन कर पाएगा। तांगसन कॉन्फिडेंट था कि वह अपना टेस्ट पास कर लेगा। इसके बाद तांगशाओ ग्रैंड मास्टर के पास आते हैं और कहते हैं आपने तांगसन और हमारी हाउस एंड सेक्ट पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप हमें हाउस एंड मास्टर मत बोलो, हम भाई हैं, आप हमें अपना भाई समझिए। तांगशाओ जोश जोश में ग्रैंड मास्टर के कंधे पर हाथ रख देते हैं, जिससे ग्रैंड मास्टर को
दर्द होने लगता है, जिससे फिर से तांग शाओ एम्ब्रेस हो जाते हैं। तांग हाओ भी अपना माथा पकड़ लेता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, अब तो दर्द एकदम सही है। वे सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तांग हाओ तांग से कहते हैं, हाशिन आइलैंड खतरों से भरा है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें हमारी हाउतेन ट्राइब की सीक्रेट स्किल सिखाऊं। तांग शाओ भी हामी भरकर कहता है, अब इसे सिखा ही दो। आखिर अब उस टेक्निक का वारिस ये नहीं होगा तो और कौन होगा। अब ये सही समय है, तुम्हें तांगसन को वह स्किल सिखा देनी चाहिए। सीक्रेट स्किल का सुनकर ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे उनसे हाउतेन ट्राइब की सीक्रेट स्किल के बारे में पूछते हैं, क्योंकि इस स्किल का यूज़ करके तांग हाओ ने कियान दोलियो को हरा दिया था। यह टेक्निक सच में एक्सट्रीमली पावरफुल है। तांग शाओ कहते हैं, यही तो हमारे हाउतेन सेक्ट की सीक्रेट स्किल की ग्रेटनेस है। इसके बाद तांग हाओ तांगसन को अपने साथ चलने कहता है। वे दोनों कैंप से दूर एक हरी भरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तांग हाओ तांगसन से कहता है, जब से हमारी हाउतेन ट्राइब इस्टेब्लिश हुई है, तब से वह एक सीक्रेट स्किल पास करते आ रहा है। उस स्किल की अपनी एक कल्टीवेशन टेक्निक है। अगर तुम्हारे पास हाई टैलेंट नहीं है तो तुम उसे कभी नहीं सीख पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस टेक्निक का नाम सुमेरु हैमर है। इसके बाद तांग हाओ तांगसन को उस स्किल को सिखाना शुरू करते हैं। वे तांगसन से हाथ बाहर निकालकर आसपास की चीज़ों को फील करने कहते हैं। तांगसन सबसे पहले पेड़ से गिरी हुई पत्ती को फील करता है, जिसके बाद वह विंड को फील करता है। तांग हाओ तांगसन से कहते हैं, अगर यहाँ कोई विंड नहीं होगी तो पत्ते नहीं उड़ पाएंगे, और अगर यहाँ कोई पत्ते नहीं हुए तो विंड अपना एक फंक्शन खो देगा। सुमेरु हैमर असल में सभी स्प्लिटरिंग को एक साथ यूज़ करने की एक टेक्निक है, और उसकी सारी पावर को सुमेरु में डालने की, जिससे उसकी सारी पावर प्योरेस्ट पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। स्प्लिटरिंग्स के लिए सुमेरु हैमर बिल्कुल विंड के लिए पत्तियों की तरह हैं। इसके बाद तांग हाओ सुमेरु हैमर के स्पेल्स को पढ़ने लगता है और तांगसन को एक ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है। वे तांगसन से पूछते हैं, क्या तुम समझ गए? लेकिन तांगसन को वे स्पेल समझ नहीं आते। तांगसन सुमेरु हैमर को प्रैक्टिस करने लगता है। वह दिन रात प्रैक्टिस और मेडिटेशन कर रहा था। यन भी वहाँ जाती है, लेकिन वह तांगसन को प्रैक्टिस करता देख उसके पास नहीं जाती। तांगसन हैमर की प्रैक्टिस करता और फिर मेडिटेट करता। बहुत दिनों तक उसका यही रूटीन था। तांगसन कई दिनों से मेडिटेट कर रहा था। कुछ देर बाद वह अपने टेंट से बाहर आता है। वह ग्रैंड मास्टर को सही सलामत देख बहुत खुश होता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, लगता है तुमने हाउतेन सीक्रेट स्किल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। वे दोनों बातें करते हुए कैंप में घूम रहे थे। कैंप के अंदर तायलोंग और बाकी सब हाउतेन टाइप के अपने ब्रदर्स को देख बहुत खुश हो रहे थे। तायलोंग सेवन फ्लेमन के बेटे के साथ पुशअप लगा रहा था, जबकि बाकी के डिसिपल उन पर बैट लगा रहे थे। तांगियो तायलोंग पर बैट लगा रहा था। तांगसन सभी को मज़े करता देख खुश होता है। इसके बाद हम जैनिंग पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर फ्लेमेंस ने कमांड अपने हाथ में ले ली थी। होलिना मान जाती है, पर तभी क्यान उसे वापस मार्स सोल सिटी जाने का कहते हैं। होलिना जैनिंग पास को इस हाल में छोड़ नहीं जाना चाहती थी। वह अब भी एम्पायर के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन क्यान उसकी बात को काट कर उसे वापस मार्स सोल सिटी जाने का आदेश देते हैं। होलिना वहाँ से चली जाती है। सेवन फ्लेमन कहते हैं, हेड फ्लेमन, क्या उसे वापस भेजना सही है? जेलिंग पास के ऊपर से खतरा भी टला नहीं है। क्यान कहता है, मेरे पास एंजल का कोई सक्सेसर नहीं था। हम सभी बूढ़े होते जा रहे हैं।
एंजल हॉल का गार्जियन होने के नाते मुझे उनके लिए सक्सेसर खोजना था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया। कॉन्टिनेंट के हालात बदतर होते जा रहे थे। एंजल क्लैन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए मुझे कड़े फैसले लेने पड़े थे। यह हमारा आखिरी मौका है। हुलिना के 9 टेस्ट के पूरा होने के बाद हमारी जीत पक्की हो जाएगी, लेकिन मुझे इस जीत से ज़्यादा इस बात का दुख है कि एंजल का गार्जियन होने के बावजूद मैं उन्हें सक्सेस नहीं दे पाया। सन फ्लेमेन हेड फ्लेमेन को निराश ना होना कहते हैं। वे कहते हैं, हेड फ्लेमेन, हम आपके साथ मिलकर आखिर सांस तक फाइट करेंगे। पर तभी सिक्स फ्लेमेन अपने छोटे भाई की टपली पे धड़के देते और कहते हैं, अपनी बचकानी हरकतें बंद करो। ये लड़ाई मार्शल एम्पायर के अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें इसे जीतना ही होगा। क्या आंदोलन कहता है, दोनों कॉन्टिनेंट में शांति को स्थापित करने के लिए एंजल क्लैन इस जंग को ज़रूर ख़त्म करेगा। इसके बाद हम होलिना को देखते हैं, जो जियालिंग पास छोड़कर जा रही थी। वह मन में कहती है, मुझे इस जंग को ख़त्म करना ही होगा, लेकिन मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ से इस जंग को नहीं रोक सकती। मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं इस जंग को रोक सकूं। वह कहती है, तांगसन, तुम इस बार खुद को लकी समझना। अगली बार तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। इतना कहकर हुलिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि मेडिटेट कर रहा था। उसने सुमरे हैमर की टेक्निक में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी। शाओ तांगसन के पास आती है। वह तांगसन को रिकवर हुआ देख बहुत खुश होती है। तांगसन उन सभी को चिंता में डालने के लिए माफ़ी मांगता है। वह कहता है, मुझे हाशन आइलैंड जाकर अपने टेस्ट को पूरा करना होगा, इसलिए हमें कुछ दिनों तक सेपरेट होना होगा। शाओ कहती है, पर टेस्ट तो हमारे भी हैं। तांगसन कहता है, हमें बौदाई और बाकियों को भी साथ ले जाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे स्टार ग्रेड फर्स्ट जाकर अपने हैमर मास्टर सोल में स्पिरिट गाइड करनी होगी। तांगसन शाओ और बाकियों को ब्रिज के पास उसका इंतज़ार करने कहता है, जिसके बाद वे एक साथ हाशन आइलैंड जाएंगे। शाओ पूछती है, आखिर तुम कब जाने वाले हो? तांगसन कुछ दिनों बाद जाने का कहता है, क्योंकि वह अभी सुमरी हमर टेक्निक को और प्रैक्टिस करना चाहता था। वे दोनों आपस में और भी बातें करते हैं। इसके बाद हम बीबी दोंग, आरलोंग, शाओ की मॉम और येन को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे। बीबी दोंग ग्रैंड मास्टर को हील करने के लिए येन का धन्यवाद करती है। येन कहती है, आपने और ग्रैंड मास्टर ने कई सालों तक मेरे बेटे का ध्यान रखा है। आज वो जो कुछ भी है उसका सारा श्रेय ग्रैंड मास्टर को जाता है। आप सभी हमारी फैमिली की तरह हैं, इसलिए आपको इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड मास्टर ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शाओ की मॉम दामिंग और अमिंग को याद करके दुखी हो जाती है। अरलोंग शाओ की मॉम से उनकी उदासी का कारण पूछती है, जिस पर शाओ की मॉम उन्हें दामिंग और अमिंग के बारे में बताती है, जो कि उसके बच्चे की तरह थे, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। यन भी उदास हो जाती है, क्योंकि उसने दामिंग और अमिंग के सेक्रीफाइस को देखा था। वे शाओ की मॉम को शांत करती हैं। बेबी दोंग शाओ की मॉम को भरोसा दिलाती और कहती है, हम मार्शल एम्पायर से दामिंग और अमिंग की मौत का बदला ज़रूर लेंगे। वे चारों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ कीमिंग आ जाता है, जो उन्हें आगे के बैटल की इंफॉर्मेशन देता है और उन्हें ग्रैंड मास्टर का प्लान बताने लगता है। बेबी दोंग कहती है, हमें अपनी तैयारियाँ पूरी करनी होंगी। मार्शल एम्पायर सच में इस बार बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। इसके बाद हम तांग एल्डर्स को देखते हैं,
जिन्हें भी किमिंग ने इंफॉर्मेशन दे दी थी वे सभी अब अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम तांगसन को देखते हैं जो कि स्टार 2 ग्रेड पर जाने के लिए तैयार हो गया था। शाबू और बाकी सब तांगसन को अपना ध्यान रखने कहते हैं, जबकि ऑस्कर तांगसन को अपने सॉसेज देता है। तांगसन सभी से विदा लेकर स्टार 2 ग्रेड फर्स्ट के लिए निकल जाता है। तांगसन रास्ते में इस जंग की वजह से जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनके बारे में सोच रहा था। वह मन में कहता है, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मासूम हैं, जिन्हें इस जंग की कोई नॉलेज नहीं। उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तियानो एम्पायर की है। इस जंग में कई निर्दोष लोग मारे गए हैं और भविष्य में मारे जाने वाले हैं। इस युद्ध को मार्शल एम्पायर के उन ताकतवर लोगों को बिना हराए नहीं रोका जा सकता। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी गॉड बनना होगा और शांति लानी ही होगी। ये सोचकर तांगसन तेजी से स्टार 2 ग्रेड फर्स्ट के अंदर जाने लगता है। उसके बाद हम शव को देखते हैं जो कि तांगसन के जाने से बहुत ज़्यादा उदास थी। पर तभी वहाँ निंगरांगो आती है। वह शव को चिंता ना करने कहती है। वह कहती है, जब ब्रदर अपनी मार्शल में स्पिरिट को ऐड कर लेंगे तब वे हमें बीच पर ज़रूर मिलेंगे। मोटो भी कहता है, ब्रदर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वे हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, इसलिए वे एकदम ठीक ही होंगे। बाकी सभी भी शावो को तसल्ली देते हैं। शावो को भी राहत मिलती है। वह कहती है, मैं भी खुद को ट्रेन करूँगी और कल्टीवेट करके अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाऊँगी। गॉड बनने की जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। अब जब ब्रदर ने गॉड बनने का डिसीजन ले लिया है तो मैं आखिरी दम तक उनका साथ दूँगी। बाकी शकडेल भी कहते हैं, हम भी उसके साथ रहेंगे और उसकी टेस्ट को पास करने में हेल्प करेंगे। फैंग शोतियन और चीहुआ भी उनके साथ हाशियन आइलैंड जा रहे थे। फैंग शोतियन मन में कहता है, तांगसन, बदलते वक्त के साथ मेरे लिए तुम्हें मैच कर पाना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। बस तुम मेरा इंतज़ार करना। अगर तुम गॉड भी बन जाते हो तो मैं भी गॉड बनूंगा और तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ तुम ही इस जंग को रोक सकते हो, इसलिए हार मत मानना। इसके बाद हम डीन फैंटो को देखते हैं जो कि एक कैंप के अंदर ग्रैंड मास्टर और आर्लोंग के साथ था। डीन कहते हैं, ये लिटिल मॉन्स्टर्स बड़े हो गए हैं। उनका टीचर होने के नाते अब मैं उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे सभी अपनी जर्नी में सफल रहें। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, वे सभी एकदम सुरक्षित होंगे और जब यह जंग खत्म हो जाएगी तब हम सभी अपने घर चलेंगे, अपनी श्रेक एकेडमी वापस जाएंगे, इसलिए तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम होलिना को देखते हैं जो कि अपना 9 टेस्ट कंप्लीट करने राक्षस प्रिजन में चली गई थी। होलिना का 9 टेस्ट स्टार्ट होता है। इसके बाद हम स्टार 2 ग्रेड फर्स्ट के अंदर तांगसन को देखते हैं जो कि अपने लिए सूटेबल सोल बिस्ट खोज रहा था। उसे अपने आगे एक स्ट्रॉन्ग बिस्ट का ऑरा फील होता है। इसके बाद हम एक बीस्ट को देखते हैं जिसके अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही थी। यह असल में एक टाइगर टाइप बीस्ट था। यह बीस्ट तांगसन की प्रेजेंस को फील कर लेता है और तांगसन पर अपने डार्क एलिमेंट से अटैक कर देता है। तांगसन सी गॉड लाइट का यूज़ करके उस बीस्ट के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बीस्ट का अटैक ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए तांगसन पीछे चला जाता है। यह बीस्ट असल में एक डार्क डेविल को टाइगर था। तांगसन डार्क डेविल को टाइगर को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि डार्क डेविल को टाइगर के डार्क एलिमेंट ने उसकी सी गॉड लाइट को भी सप्रेस कर दिया। डार्क डेविल को टाइगर की एवल एनर्जी
बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तांगसन अपने पास्ट को याद करता है जब बचपन में ग्रैंड मास्टर ने उसे डार्क डेविल को टाइगर के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि लेजेंड के अनुसार एक बार जब वाइट टाइगर को गॉड ऑफ इविल पॉजेस कर लेता है तो उस वाइट टाइगर के विंग्स ग्रो होने लगते हैं और साथ ही गॉड ऑफ इविल का हुक स्कॉर्पियन टेल में बदल जाता है। यहाँ तक कि यह लाइट एलिमेंट को भी एक्सट्रीम इवल एलिमेंट में बदल सकता है। ह्यूमन बॉडी इस तरह के एलिमेंट को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए आज तक किसी भी इंसान के पास डार्क डेविल टाइगर की मास्टर सोल दिखाई नहीं दी। तांग ग्रैंड मास्टर से पूछता है अगर इस तरह का यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो एंशिएंट बुक में ऐसा क्यों लिखा है कि ये बीस्ट अब विलुप्त हो चुके हैं। ग्रैंड मास्टर बताते हैं डार्क डेविल टाइगर का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डार्क डेविल टाइगर अपनी कल्टीवेशन दूसरे बीस्ट और ह्यूमन सोल मास्टर को हंट करके अपनी पावर इंक्रीज़ करता है, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी के बीस्ट डार्क डेविल टाइगर को पावरफुल बनने से पहले ही मार देते हैं। तांग पूछता है इस तरह के बीस्ट को मारना तो सच में बहुत मुश्किल होता होगा। ग्रैंड मास्टर बताते हैं इस तरह के सोल बीस्ट अपने से ज़्यादा पावरफुल और हाई लेवल के सोल बीस्ट को चैलेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। एक डेकेड मिलेनियम डार्क डेविल टाइगर एक सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट को मार सकता है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एशियन बुक्स के अंदर डार्क डेविल टाइगर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि कोई नहीं जानता कि उसकी स्किल्स क्या हैं। लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है कि यह सोल बीस्ट सबसे टॉप पर है। कहा जाता है कि जब डार्क डेविल टाइगर हाईएस्ट लेवल पर कल्टीवेट कर लेता है तो उसके गॉड ऑफ इविल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तांगसन डार्क डेविल टाइगर के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसकी लेफ्ट और राइट आर्म सोल बोन एनर्जी एमिट करने लगती है, लेकिन यह एनर्जी बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी, बल्कि हॉस्टिलिटी से भरी हुई थी। तांगसन समझ जाता है कि द रमिंग इस डार्क डेविल टाइगर से पहले भी मिल चुके हैं और शायद वे इससे पास्ट में लड़ चुके हैं। तभी तांगसन को एक बात याद आती है। जब वह द रमिंग को बचाने स्टारडो ग्रेट फॉर्स आया था, तब उसने द रमिंग के अंदर इसी इवल एनर्जी को सेंस किया था। तांगसन समझ जाता है कि द रमिंग ने इस डार्क डेविल टाइगर के साथ फाइट की होगी, जिसमें उन्हें सीरियस इंजरीज का सामना करना पड़ा, जिसका फ़ायदा मार्शल सोलम्पा ने उठाया। द रमिंग इस डार्क डेविल टाइगर को मारने में कामयाब नहीं हो पाए थे। उन दोनों के मरने के बाद इस डार्क डेविल टाइगर ने स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के सोल बीस्ट को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। डार्क डेविल टाइगर तांगसन पर अपनी इवल एनर्जी से अटैक कर देता है। यह देखकर तांगसन अपने ब्लू डोमेन को रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद डार्क डेविल टाइगर तांगसन की एबिलिटीज़ में कमियों को खोजने लगता है। ये देखकर तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह पहली बार इतने स्मार्ट बीस्ट को देखा था। इसके अभी की कल्टीवेशन 60,000 साल की है। अगर द एक साथ मिलकर भी इससे फाइट करते तो वे इस डार्क डेविल टाइगर को नहीं हरा पाते। डार्क डेविल टाइगर फुल स्पीड में तांगसन पर अटैक कर देता है। इस बीस्ट के पास विंड एलिमेंट था, जिससे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तांगसन उस बीस्ट के अटैक को डॉज कर लेता है। तांगसन अपनी स्पिरिट पावर को यूज़ करके डार्क डेविल टाइगर को ट्रैक करने की कोशिश करता है, पर तभी डार्क डेविल टाइगर अपनी टेल से तांगसन पर अटैक करता है, जिससे तांगसन अपने ट्राइडेंट से ब्लॉक कर लेता है। यह बीस्ट एयर के फ्लो को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा था। डार्क डेविल टाइगर कंटिन्यू तांगसन पर अटैक करने लगता है। तांगसन उसके सभी अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था। डार्क डेविल टाइगर तांगसन की एबिलिटीज़ को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वह सिर्फ अपने पंजे और टेल से ही तांगसन पर अटैक कर रहा था। उस बीस्ट ने अब तक अपनी किसी
स्किल का यूज़ नहीं किया था। तांगसन इस बिस्ट की स्मार्टनेस को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तांगसन इस बिस्ट की स्किल के बारे में जानना चाहता था। वह अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके डार्क डल का टाइगर को स्पाइडर वेब में फंसाने की कोशिश करता है, पर डार्क डल का टाइगर विंड एलिमेंट का यूज़ करके सभी बुलसेट प्लांट को काट देता है। पर तांगसन बहुत सारे बुलसेट प्लांट से डार्क डल का टाइगर को घेर लेता है। ये देखकर डार्क डल का टाइगर थंडर एलिमेंट का यूज़ करके सभी बुलसेट प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तांगसन डार्क डल का टाइगर की स्किल्स का पता लगाने के लिए अपनी लेफ्ट लेग सोलोमन स्किल का यूज़ करके डार्क डल का टाइगर पर अटैक करता है, पर डार्क डल का टाइगर उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद डार्क डल का टाइगर अपनी टेल से तांगसन पर अटैक कर देता है। यह देखकर तांगसन अपनी एड सोल स्किल का यूज़ करके डार्क डल का टाइगर को 3 सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है। जिसके बाद वह अपने क्लेस का हैमर से डार्क डल का टाइगर पर अटैक कर देता है। लेकिन डार्क डल का टाइगर अपनी इवल एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करता है। डार्क डल का टाइगर ने तांगसन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने तीनों एलिमेंट एवल, विंड और थंडर एलिमेंट का यूज़ किया था। तांगसन हैरान था कि फ्रीज होने के बाद भी इस बीस्ट ने उसके क्लेस का हैमर के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। यह बीस्ट सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तांगसन इस बीस्ट की इतनी एबनॉर्मल एबिलिटीज़ को देख हैरान हो जाता है। वह इस बीस्ट को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देना चाहता था। वह सीधे गोल्डन 13 हर्बिट की फर्स्ट स्किल अनस्टॉपेबल विंड से डार्क डल का टाइगर पर अटैक कर देता है, जिस पर डार्क डल का टाइगर अपने कई इवल एनर्जी के बॉल से काउंटर अटैक कर देता है। डार्क डल का टाइगर अपनी इवल एनर्जी चारों तरफ फैलाने लगता है। तांगसन डार्क डल का टाइगर की इवल एनर्जी से बचने के लिए गोल्डन 13 हर्बिट की सेकंड स्किल 1000 ईयर इवेंट का यूज़ करके डार्क डल का टाइगर पर अटैक कर देता है, जिससे डार्क डल का टाइगर एक बहुत बड़े टॉर्नेडो में फंस जाता है। लेकिन डार्क डल का टाइगर उस टॉर्नेडो से खुद को बाहर निकालने के लिए अपने सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके अटैक करता है। ये देखकर तांगसन अपने अटैक रेंज को इंक्रीज कर देता है, जिसके बाद उस टॉर्नेडो को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे डार्क डल का टाइगर इंजर्ड हो जाता है। डार्क डल का टाइगर बहुत ज़्यादा गिफ्टेड था, लेकिन वह तांगसन की मैजिकल स्किल से खुद को नहीं बचा पाता। डार्क डल का टाइगर को खत्म करने तांगसन अपनी राइट आर्म सोलमन स्किल का यूज़ करने लगता है। ये देखकर डार्क डल का टाइगर तांगसन पर अटैक कर देता है, लेकिन तांगसन अपनी राइट आर्म सोलमन स्किल का यूज़ करके डार्क डल का टाइगर को फ्रीज कर देता है। पर तभी डार्क डल का टाइगर अपनी टेल से तांगसन पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डार्क डल का टाइगर तांगसन के कंट्रोल से बाहर आ गया था। वह तांगसन को अपनी इवल एनर्जी के ट्रैप में फंसा लेता है। यह डार्क डल का टाइगर की सेकंड डोमेन थी। तांगसन किसी और स्पेस में ट्रैप हो चुका था। डार्क डल का टाइगर तांगसन के अगेंस्ट स्कीम का यूज़ कर रहा था। तांगसन ने अपनी 2 मैजिकल स्किल का यूज़ किया था, जिससे उसकी सोल पावर टेम्पररी सील हो चुकी थी। तांगसन मन में कहता है, मुझे दामिंग की स्किल का यूज़ नहीं करना चाहिए था। डार्क डल का टाइगर दामिंग की स्किल से बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। मुझे गॉड ऑफ इविल के हुक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हम तांगसन को एक अरीना के अंदर में देखते हैं, जहाँ डार्क डल का टाइगर कंटिन्यू तांगसन पर अटैक कर रहा था। डार्क डल का टाइगर ने तांगसन को अपने लाइफ एंड डेथ अरीना में ट्रैप कर दिया था। यहाँ से बाहर कोई तभी जा सकता है जब उसका सामने वाला ओपोनेंट मारा जाता है। तांगसन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए डार्क डल का टाइगर को जान से मारना होगा। तभी डार्क डल का टाइगर उस एरिना के अंदर अपनी इवल एनर्जी को डालने लगता है, जिससे तांगसन की उम्र घटने लगती है। उसकी सोल पावर और मास्टर सोल लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। तांगसन अब 12 साल का हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि
ये किस तरह की डोमेन है। उसे लग रहा था यह एक टाइम एंड स्पेस रिवर्सल स्किल है। इसके बाद दोनों पार्टी के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। डार्क डेविल का टाइगर कई सारे थंडर बीट से तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन खुद को बचाने के लिए ब्लू सिल्वर केज का यूज़ करता है, लेकिन ये थंडर बीट बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तांगसन उन थंडर बीट को डॉज कर रहा था। एक थंडर बीट तांगसन को हिट करता है, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है। तांगसन अभी अपनी बॉडी के साथ अडेप्ट नहीं हो पाया था। डार्क डेविल का टाइगर कंटिन्यू तांगसन पर अटैक करने लगता है। तांगसन अपने हिडन वेपन का यूज़ करके डार्क डेविल का टाइगर के अटैक को ब्लॉक करते जा रहा था। वह अपनी ब्लू सेल प्लांट का यूज़ करके खुद को डिफेंड भी कर रहा था। तांगसन ये सोच कर रहा था कि इस एरिना के अंदर सिर्फ उसी की उम्र कम होती जा रही है, जबकि डार्क डेविल का टाइगर अभी भी पहले जैसा है। यह चीज़ उसे बहुत अजीब लगती है। डार्क डेविल का टाइगर एरिना के अंदर अपनी इविल एनर्जी डालने लगता है। तांगसन समझ जाता है कि डार्क डेविल का टाइगर इस एरिना में जितनी ज़्यादा इविल एनर्जी डालेगा, इसकी उम्र उतनी कम होती जाएगी। तांगसन ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो अपने हिडन वेपन से डार्क डेविल का टाइगर पर अटैक करता है, जिससे डार्क डेविल का टाइगर ब्लॉक कर लेता है। पर तांगसन पर्पल गॉडलाइट से उस पर अटैक कर देता है, जिससे डार्क डेविल का टाइगर के ऊपर बना बैरियर टूट जाता है, जिससे डार्क डेविल का टाइगर भी छोटा होने लगता है। तांगसन की उम्र भी कम होती जा रही थी। अब वह 6 साल का हो गया था। डार्क डेविल का टाइगर भी अब छोटा हो गया था। तांगसन ने अपनी पर्पल गॉडलाइट से डार्क डेविल का टाइगर के शील्ड को पेनिट्रेट कर दिया था। इसके बाद दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है। डार्क डेविल का टाइगर तांगसन का बच्चा समझकर उस पर कंटिन्यू अटैक करते जा रहा था। वह कई सारे अटैक तांगसन पर करता है, जिसे तांगसन अपने जवान हैंड से ब्लॉक कर देता है। डार्क डेविल का टाइगर फिर से तांगसन पर थंडर बीट से अटैक कर देता है। ये देखकर तांगसन आइस फायर माउथ स्प्रिंग के वाटर को बाहर निकाल लेता है, जिससे वहाँ कई सारे आइस क्रिस्टल आ जाते हैं, जिन्हें तांगसन अपने तांगलान की सीक्रेट स्किल का यूज़ करके पकड़ लेता है और उन सभी को डार्क डेविल का टाइगर की तरफ थ्रो करता है। तांगसन का यह अटैक डार्क डेविल का टाइगर को हिट करता है, जिससे डार्क डेविल का टाइगर के अंदर से क्रिस्टल्स बाहर आने लगते हैं। तांगसन कहता है, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सबसे स्मार्ट बीस्ट हो जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। ना सिर्फ पावर में, बल्कि तुम्हारी बैटल के अंदर कैलकुलेशन भी एक्यूरेट थी। भले ही तुमने अपने टाइम एंड स्पेस रिवर्सल स्किल का यूज़ करके मुझे छोटा कर दिया है, लेकिन 6 साल की उम्र में भी मैं तांगला का डिसिपल था। इतना कहकर तांगसन उन सभी क्रिस्टल्स को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे डार्क डेविल का टाइगर वहीं मारा जाता है। डार्क डेविल का टाइगर के मरते ही लाइफ एंड डेथ एरिना टूटने लगता है। तांगसन फिर से नॉर्मल हो गया था। इसके बाद वह डार्क डेविल का टाइगर की स्पिटरिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी डार्क डेविल का टाइगर के अंदर से इविल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इविल गॉड तांगसन पर अटैक कर देता है, जिससे तांगसन की सोल पावर भी डैमेज हो जाती है। तांगसन कंटिन्यू स्पिटरिंग को एब्जॉर्ब करता है। तभी डार्क डेविल का टाइगर के अंदर से उसकी इवल एनर्जी से भरी बीड वहाँ से दूर चली जाती है। इसके बाद हम एक छोटे से डार्क डेविल का टाइगर को देखते हैं, जो उस इवल एनर्जी से भरी बीड को लेकर एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है। तभी हम एक ह्यूमन फेस डांस स्पाइडर को तांगसन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। तांगसन अभी भी डार्क डेविल का टाइगर की स्पिटरिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था। वह कुछ देर में स्पिटरिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। तांगसन की फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी मेंटल पावर भी इंक्रीज हो गई थी। अब उसकी सोल पावर लेवल 95 पर पहुंच गई थी। तांगसन का क्लेस का हैमर भी चेंज हो गया था, लेकिन तांगसन को एक बात का दुख होता है, क्योंकि उसे इतने पावरफुल बीस्ट के अंदर से कोई सोल बोन नहीं मिली थी। तांगसन ये सोच ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक ह्यूमन फेस जायंट स्पाइडर अटैक कर देता है, लेकिन तांगसन उसके अटैक को डॉज कर लेता है
और अपनी फोर्स और स्किल का यूज़ करके उस ह्यूमन फेस जॉन स्पाइडर पर अटैक कर देता है। तांगसन जैसे ही अपनी स्किल का यूज़ करता है, एक छोटा सा डार्क डलगो टाइगर तांगसन के हैमर को अपने मुंह में भर लेता है। ह्यूमन फेस जॉन स्पाइडर तांगसन पर अटैक करता है, लेकिन डार्क डलगो टाइगर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जाकर ह्यूमन फेस जॉन स्पाइडर को बाउंड्री के बाहर कर देता है। ह्यूमन फेस जॉन स्पाइडर इस अटैक से हेविली इंजर्ड हो गया था, जिसके बाद तांगसन अपने स्पाइडर को निकाल कर उस ह्यूमन फेस जॉन स्पाइडर की बॉडी के पॉइजन को एब्जॉर्ब करने लगता है। यह ह्यूमन फेस जॉन स्पाइडर 50,000 साल पुराना था। तांगसन के स्पाइडर बोन इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे ही तांगसन ह्यूमन फेस जॉन स्पाइडर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके टी स्पाइडर बोन इवॉल्व होने लगते हैं। तांगसन की बॉडी के अंदर उस ह्यूमन फेस जॉन स्पाइडर की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तांगसन के बोन्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तांगसन के स्पाइडर बोन्स इवॉल्व होने लगते हैं। ये स्पाइडर बोन आसपास के प्लांट्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे थे। तांगसन के स्पाइडर बोन दिखने में बहुत ज़्यादा औसम लग रहे थे। तांगसन समझ जाता है कि उसके स्पाइडर बोन गॉड लेवल तक पहुंच चुके हैं। तांगसन अपने स्पाइडर बोन्स की पावर को टेस्ट करता है। वह कई सारे प्लांट्स के अंदर से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अपने स्पाइडर बोन की इतनी पावरफुल डिवॉरिंग स्किल को देख तांगसन बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह ह्यूमन फेस जॉन स्पाइडर की स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। तांगसन ने फाइनली हॉर्डन हैमर के अंदर एक और डेकेड मिलेनियम स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था।